बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेशे खिदमत है। की डेवलपमेंट्स इस वक्त हमें नजर आ रही हैं मिडल ईस्ट के थिएटर के अंदर। पहले कहा जा रहा था कि इसराइल को नफसियाती बर्तरी हासिल है जब उन्होंने टारगेट किया इस्माइल हानिया को, जो कि हमास के सरबराह थे पॉलिटिकल विंग के, और फिर सैयद हसन नसरुल्लाह को एसेसिनेट किया या शहीद किया। और कहा यह जा रहा था कि हिजबुल्लाह का हमने सफाया कर दिया, और पेजर की एक्सप्लोजन के बाद एक ये तासुर पाया जा रहा था कि गालिबन की कमांडर्स को उन्होंने हिट किया है। लेकिन जो हिजबुल्लाह के इस वक्त हमारे सामने जो डिप्टी उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, जिसे नाइम कासिम कहते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो इंटैक्ट है, और वंस इजरायली फौज अगर घुसेगी अंदर तो फिर हम बताएंगे कि हम क्या हैं और हमारी फाइट क्या है। और फिर हमने देखा कि 36 घंटों में इसराइल ने कई अटेम्प्ट्स किए और सारे अटेम्प्ट्स नाकाम हुए। लेकिन दूसरी अहम डेवलपमेंट ये हमें नजर आई कि रशिया ने एक्सचेंज किए हैं मिसाइल की फायर सीरिया से, और इसराइल के फायर चले और वहां से फायर्स होते रहे। लेकिन आज की डेवलपमेंट जो बड़ी की डेवलपमेंट है, ईरान ने भी एस्केलेट किया, ये कहना है व्हाइट हाउस का, और तकरीबन 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे हैं। और उससे कहा यह जा रहा है कि कोई तकरीबन 20 के लगभग फिफ्थ जनरेशन के जो स्टेल्थ तैयारे हैं इसराइल के, वो टारगेट हुए। दो मिलिट्री बेसिस हैं, उनकी इंटेलिजेंस मोसाद का जो हेडक्वार्टर है वो टारगेट हुआ है। कितनी तबाही हुई है, मुख्तलिफ चीजें सामने आई हैं। एक ये भी तजिया आ रहा था, खुद ऑस्टन अमेरिका से एक एनालिस्ट कह रहे थे कि आयरन डोम सिस्टम तकरीबन नाकाम होते हुए नजर आ रहा है, और अगर दोबारा एक नई बेज आती है मिसाइलों की, तो उस सूरत में आयरन डोम उन्हें कवर नहीं कर पाएगा। नासिर शिराजी साहब हमारे सामने हैं, और नासिर नासिर शिराजी साहब इस वक्त हेड कर रहे हैं CPGS को, सेंटर फॉर पाकिस्तान एंड गल्फ स्टडीज। आपका सियासत के साथ भी ताल्लुक है, आप इस PhD की रिसर्च में भी मसरूफ है। पहले तो नासिर शिराजी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नासिर साहब, की डेवलपमेंट इस वक्त हमें मिडल ईस्ट के थिएटर में नजर आ रही है। पाकिस्तान में तासुर यह था कि नफसियाती जंग में इसराइल का की इस वक्त बढ़तरी है, और ईरान ने और हिजबुल्लाह ने देर कर दी है। और चूंकि हमारा जो मीडिया है, ज्यादातर इंफॉर्मेशन आप देखते हैं कि वेस्टर्न मीडिया से लेता है। लेकिन आज की डेवलपमेंट को आप क्या समझते हैं कि क्या हिजबुल्लाह ने और ईरान ने उसे बैलेंस कर दिया है? पहले तो ये सवाल, और फिर हम अगले सवाल पे जाएंगे कि क्या ईरान की इस एस्केलेशन से जो ये रीजनल वॉर में क्या कन्वर्ट हो जाएगी सारी सिचुएशन? दूसरा सवाल। तीसरा, हम आगे जाके ये भी करेंगे कि इस पे पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे, टर्की पे क्या असरात होंगे। क्या इस वॉर थिएटर में आखिरकार इन ममालिक को भी घुसना पड़ेगा? अगर ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक होता है इसराइल का, तो उस सूरत में पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, क्या उनको भी खतरा लाक होगा? लेकिन पहला सवाल नासिर साहब वो ये कि क्या जो बैलेंस डिस्टर्ब हो गया था, जिसे इसराइल ने कहा था हमने रीडिफाइन कर दिया है, तो आपको लगता है कि वो दोबारा बैलेंस कायम हो गया? जी बहुत शुक्रिया हुसैन। माशाल्लाह आप क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्शंस जो है वो लाते हैं। और आज बर्निंग इशू है, ग्लोबल इशू है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है उसके मीडिया चैनल्स इस वक्त इसी मौजू को कवर कर रहे हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अगर मैं इसको अपने हिसाब से कंक्लूड करूं तो एक जो एस्केलेशन हुई है, अगर आप इसको एस्केलेशन कहें तो ये एस्केलेशन टू डी एस्केलेट है। और अगर आप इसको एक जनरल पर्सपेक्टिव में देखें तो यकीनी तौर पे ईरान ने अपने जो डेटर्स है उसको री एस्टेब्लिश कर दिया है। चूंकि यके बाद दीगरे दो तीन ऐसे इंसिडेंट हुए जिनमें सबसे पहला और बड़ा इंसिडेंट इस्माइल हानिया की असैसिनेशन का ईरान के कैपिटल के अंदर था, जो अपने लिहाज से सबसे महफूज तरीन एरिया जो है वो कंसिडर किया जाता है, और वो स्टेट गेस्ट भी थे। उसके बाद दूसरा बड़ा इंसिडेंट जो है वो ईरान के बाज टॉप जनरल्स की जो असैसिनेशन है वो था। और तीसरा बड़ा एक रेड लाइन जो क्रॉस की इसराइल ने, वो सैयद हसन नसरुल्लाह और उनके साथ ईरान के जो एडवाइजर जनरल थे, करंट जनरल थे नीलुफरियान, उनको असैसिनेट करके तो उन्होंने किया। ईरान ने बहुत पहले से ये क्रिस्टल क्लियर किया हुआ है, ये पैटर्न सेट किया है कि अगर कोई बतौर स्टेट हमारे ऊपर अटैक करेगा तो स्टेट रेस्पॉन्ड करेगी। ये ना समझा जाए कि कोई ईरान का पार्टनर ग्रुप रेस्पॉन्ड करेगा। अगर ईरान के ऊपर मिलिट्री अटैक होगा तो ईरान विल रिस्पेंड मिलिटरीली। और अगर जो है वो ईरान से डायरेक्ट, ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा तो ईरान इज बाउंड टू अटैक, रिटेलिएट जो है वो डायरेक्ट अटैक की शक्ल में करेगा। तो इससे पहले आपने देखा कि कासिम सलमानी की शहादत के बाद जो बड़ा इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट हुआ
एन अल असद के ऊपर, और ईरान ने तकरीबन उसको डिवास्टेट कर दिया एज पर न्यूज वीक। फिर उसके बाद जो दूसरा इंसिडेंट हुआ वो सीरिया के अंदर ईरानी एम्बेसी के ऊपर अटैक था, और जिसके जवाब में ईरान ड्रोन अटैक और कुछ मिसाइल जो है वो अटैक किए, और बिल्कुल उसी तरीके से इक्वेशंस को बैलेंस किया। लेकिन अभी ये बात आपकी दुरुस्त है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो डिस्टर्ब हो चुका था, और इसराइल जो है वो बड़ी तेजी से क्लेम कर रहा था कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो शिफ्ट हो चुका है। और ईरान के बारे में ये कहा जा रहा था कि ईरान स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है, और शायद ऐसा ही था, क्योंकि स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट पे आप अपनी टाइमिंग जो है वो देखते हैं, और उस टाइमिंग के मुताबिक जो है वो चीजों को इनिशिएट करते हैं जो आपको सूट करती हैं, और आप दुश्मन की पिच के ऊपर नहीं खेलते, अपने हिसाब से डिसीजन करते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। और मैं आपकी बात से, या आपने जो इनिशिएट किया है, मैं उसको यूं कंक्लूड करूंगा कि यस, एक न्यू डेटरेंस जो है वो एस्टेब्लिश हो गया है। और इस डेटरेंस की कम अज कम वैल्यू ये है कि इसराइल को उन्होंने वाजे मैसेज दिया है कि अगर इसराइल इस पर जवाब देगा, काउंटर करने के लिए रिटेलिएटरी अटैक करेगा, तो जो ईरान का जवाबुल जवाब होगा वो इतना क्रशिंग, डिवास्टेटिंग होगा, या आप कह लें कि उसके नतीजे में इसराइल को इतना इररिपेरेबल लॉस होगा कि इसराइल के लिए वो अफोर्डेबल नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि इस मरले पे ना सिर्फ ये कि एक इक्वेशन भी सेट कर दिया है, बल्कि बहुत वाइजली बाल जो है वो यूरोप, अमेरिका और इस की कोर्ट में डाल दी है, इनके एलाइज की कोर्ट में डाल दी है कि अगर आप इस खित्ते के अंदर एस्केलेशन नहीं चाहते तो फिर अब आपको इसराइल को रोकना होगा, और अगर आप इसराइल को नहीं रोकेंगे तो अगर एस्केलेट करती है, जंग का दायरा फैलता है, तो इस जंग का दायरा बहुत मुख्तलिफ होगा गजा वाली जंग से, क्योंकि गजा की जंग के अंदर वो महसूर है। गजा की जंग के अंदर उनकी कोई सप्लाई लाइन नहीं है, वो 2005 से अंडर स्ट्रिक्ट सीज है। लेकिन जो लेबनान है, इसका ईरान तक जो है वो ग्राउंड रूट एग्जिस्ट करता है, लैंड रूट एग्जिस्ट करता है। और लेबनान में हिजबुल्ला जो है वो अपना जो स्ट्रांग होल्ड एरिया रखती है, वो बहुत पावरफुल और बहुत ज्यादा उनकी ट्रेनिंग जो है वो, और फिर उनको रेगुलर फौज के साथ मिलकर काम करने का तजर्बा भी है। सीरिया की बिलखुसूस जो ISIS के खिलाफ सीरिया की फौज का ऑपरेशन हुआ है, उसमें उन्होंने उनके साथ सपोर्ट किया हुआ है। तो अब ये जो एस्केलेट करना है, इस एस्केलेशन के अंदर सिर्फ ईरान जद में नहीं आएगा। अगर ये दायरा बढ़ता है तो फिर जो अरब कंट्रीज है नेबरिंग, वो भी जद में आएंगे। और अगर ये मामला और ज्यादा वर्स सिचुएशन इख्तियार करता है, तो जिस सारे काम के लिए किया जा रहा है कि इसराइल में स्टेबिलिटी आए, इसराइल अपने लोगों को वापस लाने की पोजीशन में आ जाए, जो उनके IDPs इंटरनल डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, उनको जो नॉर्दर्न बॉर्डर के हवाले से उन्होंने अपना मिलिट्री टारगेट जो है वो बताया भी सही। और इसी तरीके से जो अब्राहमिक अकॉर्ड के लिए नॉर्मलाइजेशन के जो उनके प्लान्स हैं वो भी इंश्योर हो जाएं, और जो इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर जिसका ये लैंड रूट बड़ा स्ट्रेटेजिक है, ये इनिशिएट हो जाए। इनमें से कोई चीज भी नहीं हो सकती है, क्योंकि फिर वार जो है ना वो एनगल्फ करती है रीजन को, वो इस रीजन के रिसोर्सेज को जो है वो खाना शुरू कर देती है, और उसके नतीजे में ये पूरा रीजन जो है वो एक खास तरह की पोलराइजेशन में शिफ्ट हो जाएगा। और फिर किसी को भी, बिलखसूस वो पावर जो गल्फ के अंदर हैं और अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करना चाहती हैं, स्टेबिलिटी के जरिए से अपने आप की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को इंश्योर करना चाहती हैं, वो बिल्कुल एक और डायलेमे के अंदर फंस जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इस तरह का एक प्रेशर भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसराइल को जो फैसिलिटेशन है, खा वो डिप्लोमेटिक हो, खा वो पॉलिटिकल हो, खा वो मिलिट्री असिस्टेंस हो, या इसी तरीके से इकोनॉमिक हो, वो अमेरिका की तरफ से है या उसके यूरोपियन काउंटर पार्ट की तरफ से है। तो अमेरिका और उसके अलाइज ही बेस्ट पोजीशन के अंदर है कि वो इसराइल को कंपेल करें कि वो इस वक्त जंग का दायरा जो है वो ना फैलाए, और जंग मल्टी फ्रंट वार जो है वो इनिशिएट ना नासिर करे। साहब, इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला लिया है, और अब ये इतला मिल रही है जो ईरान की तरफ से भी है कि 75 मिनट में दूसरी लहर मिसाइलों की भी आ रही है। जो आस्टन के एनालिस्ट ने ये बात कही थी कि ऐन मुमकिन है दूसरी लहर भी आए, और उस वक्त तक जो बैटरीज हैं आयरन डोम सिस्टम की और डेविड की, वो रिचार्ज नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उसको टाइम चाहिए होता है दोबारा उस बैटरीज को फिल करने के लिए। और पासदारा ने, इनकलाब ने कहा है कि पहली लहर जो थी वो हमने इस्माइल हानिया का बदला लिया है, और दूसरी लहर जो है वो हम हसन नसरुल्लाह और उनके जो कमांडर हैं उनकी शहादत का हम बदला लेने जा रहे हैं। तो ये अब सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है, ये हैरानकुन बात है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम ने काम नहीं किया। क्या उन्होंने जानबूझ के ये किया है कि ताकि उनको जवाब मिले हमले का, या वाकई साइबर अटैक भी हुआ है जिसकी वजह से सिस्टम जैम हो गया सर? देखिए, जानबूझ के अपने मुंह पे तो थप्पड़ कोई नहीं मारता।
जानबूझ के तो अपने आप को वल्नरेबल कोई नहीं बनाता। इसराइल की जो इस एरिया के अंदर आप कह लें कि उसकी वल्नरेबिलिटी को कवर करता है, वो तो उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम कवर करता है। अगर वो नहीं होगा तो इसराइल तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है ड्यू टू इट्स लेक ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। लेकिन मैंने जो डिटेल्स अभी तक इस सारी ऑनगोइंग सिचुएशन के अंदर पढ़ी ली हैं, उसमें यह है कि ईरान का जो अल-फतह है हाइपरसोनिक मिसाइल, आपके इल्म में है कि जो सुपरसोनिक है उससे भी ये जो अपग्रेडेड वर्जन है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक का अभी तक जो है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पास कोई रिस्पांस नहीं है, क्योंकि ये उस स्पीड के हामिल नहीं है कि ये हाइपरसोनिक को भी रोक सके। तो सबसे पहले जो हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं, वो इस्तेमाल ही एरो 3 और आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर किए गए हैं। तो गोया सबसे पहले उन्होंने इनकी बैटरीज को जो है वो डिस्ट्रॉय किया है और प्रैक्टिकली उनका डिफेंस ही शटर कर दिया है। उसके बाद आपने देखा, जो कि हमने लाइव देखा है और मैंने मुख्तलिफ एंगल से देखा है, जिनमें खुद ज्यूश मीडिया की तरफ से भी चीजें शामिल थी, फिर मैंने खुद अरबिक मीडिया की तरफ से भी चीजें देखी हैं, मैंने हिजबुल्लाह से रिलेटेड मीडिया को भी देखा है और मैंने इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको भी लाइव कवर करते हुए देखा है। तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो डायरेक्ट हिट किया है उन्होंने और बिल्कुल एक्यूरेट अपने टारगेट के ऊपर जो है वो रहे हैं। एग्जैक्टली मैं ये भी कह रहा हूं कि ईरान ने अभी भी लिमिटेड एस्केलेशन की है, यानी ईरान ने उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को, उनके हेडक्वार्टर को, उनके इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को, मुसाद का और 8002 जो उनका साइबर सिक्योरिटी का या साइबर का जो सबसे बड़ा उनका प्रीमियर यूनिट है, उसके हेडक्वार्टर्स को तो यकीनी तौर पे हिट किया। और इसके अलावा जिन इलाकों से F-35 जो है वो हिट करते थे, बिलखुसूस वो जिनके बारे में बावर किया जाता है कि उन्होंने लेबनान में सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद करने के लिए जो है वो ये अड्डे यूज हुए, तो वो उन अड्डों के ऊपर उन्होंने अटैक किया। तो बहुत टारगेटेड। इलाद का है सर वो हवाई अड्डा? जी, नेवतम है और फिर ये जो इसके सबअर्ब के अंदर कुछ अड्डे हैं और उनके ऊपर जो है वो बीटेक हो, जिनमें F-35 जो है वो स्टेशन है। मैं नाम तो उसका एग्जैक्टली भूल गया हूँ, लेकिन F-35 और अभी डिटेल्स आई है कि कई F-35 जो है वो डिस्ट्रॉय भी हुए हैं। तो चलिए तकरीबन नासिर साहब 20 की तादाद बताई जा रही है, ये बहुत बड़ी तादाद है। यू कैन अंडरस्टैंड कि ये 20 F-35 व्हाट डज इट मींस। तो ये बहुत बड़ी कास्ट है जो इसराइल को बर्दाश्त करनी पड़ेगी और अभी बहुत सारे अड्डे जो है वो ऑपरेशनल भी नहीं रहे हैं। तो अब ये मैसेज जो है बड़ा क्रिस्टल क्लियर, लाउड एंड क्लियर है कि ईरान ने उनको इस जगह पर पहुंचा दिया है कि अगर वो काउंटर रिटेलिएशन का पाथ जो है वो अडॉप्ट करते हैं तो फिर एक साइकिल और चेन चल पड़ेगा। और ईरान ने, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, IRGC की स्टेटमेंट मैंने भी पढ़ी है, उन्होंने कहा है कि ये हमारा इनिशियल रेस्पॉन्स है और हमारा अल्टीमेट रेस्पॉन्स अभी बाकी है। तो ये दोनों चीजें हो सकता है कि वो अभी ऑन द वे हो और ये भी हो सकता है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका क्रिएट कर दिया है कि यस, अभी हमने पहले मरले का भी रिस्पॉन्ड कंप्लीट नहीं किया है और आपको ये इतना डिवास्टेटिंग जो सिचुएशन उसका सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो फिर इक्वेशन स्टार्ट होगी। तो मैं समझता हूँ उन्होंने उनको भी मैसेज दिया है। और अगर बिल्कुल वाजे बात करूं, चूंकि इसराइल का डिफेंस लाइज विद अमेरिका और अमेरिका ने अभी भी आपके ऑनलाइन होने से कोई 2 मिनट पहले अमेरिका ने इसके ऊपर व्हाइट हाउस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ब्रीफिंग दी, उन्होंने इसको एक बड़ी एस्केलेशन तो कहा है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई भी कमेंट करने का कि क्या कैजुअलिटीज है क्या नहीं है वो नहीं किया है। और उन्होंने कहा कि हमारी जो कमिटमेंट है टू डिफेंड इसराइल वो अपनी जगह पर एग्जिस्ट करती है। और साथ ही ये कि उन्होंने कहा हमारा पूरा सिस्टम, ये उन्होंने खुद कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि हमारे आयरन थॉट, हमारा थॉट सिस्टम, हमारा जो वहां पर बेसिस हैं, हमारे वहां पर जो वॉरशिप्स हैं, इन सब का सिस्टम सिंक्रोनाइज था इसराइल के डिफेंस सिस्टम के साथ और हम अपनी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो इसराइल को जो है वो सिक्योर करने के लिए मौजूद थे। तो क्वेश्चन ये है कि पूरी टेक्नोलॉजी आपने मैक्सिमम यूज कर ली और इसके बावजूद डायरेक्ट हिट जो है वो फर्स्ट सोल्वो के अंदर ही इंश्योर हो गई। तो इसका मतलब है कि आप फेल हो गए हैं और ईरान ने अपने मिसाइल को डीप इनसाइड डायरेक्ट हिट के जरिए से इंश्योर करके दिखा दिया है। और अब अहम मुमकिन है, एक नई डिबेट है, वो अभी मैं नहीं छेड़ता हूं, लेकिन क्या इसके नतीजे में अगर ये कोई काउंटर की तरफ जाएंगे तो ईरान के पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि वो अपना जो न्यूक्लियर पोस्चर है और बिलखसूस जो अपना डॉक्ट्राइन है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, उसको रिविजिट करे। तो एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन के अंदर वेस्ट जो है वो पहुंच जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर ट्रायड तो ऑलरेडी ईरान के पास एग्जिस्ट करता है। तो ये एक खतरनाक सिचुएशन और मैं नहीं समझता कि इसराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी ये एक्सेप्टेबल हो। साथ ही
ईरान ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है अमेरिकन प्रेजेंस इन द मिडिल ईस्ट को, कि अगर आप जो है वो काउंटर पार्ट बनते हैं इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर कोई अटैक करने में, तो इट यू शुड बी क्लियर कि उसके बाद आपके अड्डे जो है वो डायरेक्ट हिट होंगे। और ये दुरुस्त है कि अमेरिका खुद फिजिकली यहाँ नहीं है, अमेरिका ऑपरेट करता है थ्रू बेसेस एंड थ्रू वारशिप्स एंड थ्रू एरियल पावर। तो अगर फर्ज करें उन सब के लिए उनके जो बेसिस हैं वो बड़े पिविटल और इंपॉर्टेंट है, और वो वल्नरेबल है। और साथ ही ये है कि अगर अमेरिका के कोई बेसिस जो हैं वो ईरान के खिलाफ अटैक के लिए इस्तेमाल हो, जो रीजन के अंदर है, तो बहरीन के अंदर 5th फ्लीट है, इसी तरह कतर के अंदर एक बड़ा अमेरिका बेस है जिसमें 20,000 प्लस जो है मरीन्स हैं, या फिर कुवैत के अंदर है, और केएसए के अंदर, क्या कोई भी गल्फ कंट्री या रीजनल कंट्री इस पोजीशन में है कि वो अमेरिका को अलाउ करे कि वो ईरान के ऊपर जो है वो रिटेलिएटरी अटैक करे फ्रॉम देयर बेसिस? मैं समझता हूँ जवाब आंसर इज अ बिग नो, क्योंकि वो ईरानी रिस्पांस को फिर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बड़े वल्नरेबल हैं, उनके साइज और उनकी जियोग्राफी इसकी इजाजत नहीं देती है। तो मैक्सिमम नासिर साहब, लेकिन बात ये है ना कि अभी तक अमेरिका का बड़ा डिफेंसिव पोस्चर है, हालांकि उनका जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है वो मेडिटेरेनियन सी के अंदर है, 5th फ्लीट वहां पे बहरीन की साइड के ऊपर खड़ा हुआ है, और वो सारा जो ईरानी प्रोजेक्टाइल है माजी में उसको रोकते रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर ये डिफेंसिव से ऑफेंसिव पोस्चर में आ जाता है और अमेरिका के पास ये कैपेबिलिटी है, तो उस सूरत में आपको लगता है कि फिर सीरिया से भी, रशिया से भी, यमन से भी और हिजबुल्लाह यानी लेबनान से भी चारों तरफ से एक किस्म का अटैक शुरू हो जाएगा, और ये जो है एस्केलेशन जो है ये एक लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर के अंदर कन्वर्ट हो सकती है? डॉक्टर साहब देखें, अमेरिका अपने आप को ये समझता है कि ग्लोबल पावर होने की वजह से जो फ्री राइट टू नेविगेट है उसको इंश्योर करना आलमी बरादरी के लिए कहता है मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। लिहाजा आप देखते हैं साउथ चाइना चाइना सी के अंदर भी अमेरिका इसी जो है डॉक्ट्राइन के साथ नजर आता है। और रेड सी के अंदर भी अमेरिका ने जब हौसीज टेक ओवर के बाद एक इशू हुआ, तो अमेरिका ने यहाँ पर एक नेवल अलायंस बनाने का ऐलान किया। अमेरिका ने कहा मैं लीड करूंगा और नेवल अलायंस। उसके भी इब्तदाई 3 या 4 शिप जो है वो पहुंचे थे, और उनको जब डायरेक्ट हिट हुई तो उसके बाद वो जो 70 कंट्रीज तकरीबन उन्होंने प्लान बनाए हुए थे, पहले इनिशियल 40 और फिर 70 तक का था, एक कंट्री भी अपने वारशिप्स को भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हर कंट्री के पास बड़े लिमिटेड वारशिप्स हैं और वो वल्नरेबल हैं। जो जियोग्राफिकल सिचुएशन और आप कह लें कि जो उनको एडवांटेज हासिल है यमन की हौसी मूवमेंट को, वो इतना ज्यादा एडवांटेज है कि 200 का फिगर उन्होंने दिया है। और आज भी इस मिसाइल हमले से पहले उन्होंने 3 जगहों पर अटैक किए, जिनमें से एक अमेरिकन है और 2 जो है वो अदर्स हैं, जिनमें से एक जो है वो ब्रिटेन है। यानी आज भी उन्होंने वो अटैक किया है, उन्होंने नेवल अलायंस नहीं बनने दिया, उन्होंने इफेक्टिवली 200 प्लस जो वारशिप्स हैं, सॉरी जो शिप्स हैं इस एरिया से ट्रेवल करने वाली, उनको रोका है या हिट किया है। उन्होंने इसराइल की जो इलाद की बंदरगाह है उसको तकरीबन बैंकरप्ट हो गई, उसने बाकायदा ऑफिशियली बैंकरप्ट होने का ऐलान किया ड्यू टू दिस रीजन। और अमेरिका अपनी सारी मिलिट्री माइट के बावजूद सिर्फ बाबल मुंदब को उनके लिए ओपन नहीं कर सका। तो इसको भी आप समझे कि ईरान कहाँ है। ईरान डायरेक्टली बैठा हुआ है उसके ऊपर, होर्मस स्ट्रेट के ऊपर, और होर्मस स्ट्रेट कवर करती है इराक को, कुवैत को, यूएई को, केएसए को, कतर को, और दुनिया की ऑयल और एनर्जी सप्लाई के मेजर चंक को कवर करती हैं। अमेरिका की दूसरी वल्नरेबिलिटी ये है कि आल दो अमेरिका एक्सटेंडेड डेटरेंस रखता है यूरोप के लिए, और यूरोप ऐलान जंग कर चुका है ड्यू टू यूक्रेन इशू विद रशिया। लेकिन आप देखें कि इस सब के बावजूद करंट जो यूरोप के मेन कंट्रीज हैं लाइक जर्मनी या फ्रांस, वो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है इंपोर्ट कहां से कर रहे हैं, तो वो रशिया से कर रहे हैं। क्यों रशिया से कर रहे हैं? इसलिए कि वो रशिया के ऊपर अपनी इंटरडिपेंडेंस को मिनिमाइज नहीं कर सके हैं, और अमेरिका के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कहीं और अल्टरनेटिव सोर्सेज से दे सके, ताकि रशिया को ये इकोनॉमिक बेनिफिट न मिले। तो मजबूर हैं वो कि उसी से जंग करें और उसी को इकोनॉमिक बेनिफिट दें और उसी नासिर से शिराजी एनर्जी साहब, एक और खबर आ गई है कि साइबर जो अटैक है ईरान का वो साबित हो गया है, और वो कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो साइबर अटैक ईरान ने किया उसमें गलत मैसेजेस दिए हैं इसराइल को कि हमला ओवर हो चुका है, लिहाजा लोग पनाह गाहों से निकल आए, और उनके पास ये गलत मैसेजेस आते रहे, और उसी बेस के ऊपर उन्होंने लोगों से कहा है कि आप निकल आए, जबकि दूसरी पेज मिसाइल की आ रही है। क्योंकि आपके साथ एंगेज होने की वजह से मैंने इसकी डिटेल्स नहीं देखी, लेकिन इसका वाजे मतलब क्या है? इसका वाजे मतलब ये है कि ये जो इसराइल ने बड़ा एक इनह्यूमन काम किया था
जो आपके इल्म में है कि वॉकी टॉकीज और पेजर्स और ये तो इनह्यूमन है, क्योंकि ये बेसिकली मिलिट्री डिवाइसेस तो नहीं है, उनके अंदर उन्होंने चीजें प्लांट की और बिलाखिर उसका मिलिट्री यूजेज किया, तो ये खुद भी यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक इलीगल है। लेकिन अभी ये वाला जो काम है, तो इसका मतलब है उन्होंने उनके मिलिट्री इक्विपमेंट को जो है वो हैक किया है, और उसकी वजह से उन्होंने अमन के सायरन्स वो दे दिए कि भाई गो हेड है और यू कैन गो होम। तो जो पैनिक है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी खुद इसराइल ने जो अनाउंसमेंट की है कि ज्यादा लोग जख्मी कहाँ हुए, अभी तो जो कि इनिशियल बात है, तो उन्होंने कहा ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं पैनिक की वजह से कि जैसे ही वो सायरन्स हो गए तो फौरी तौर पे शेल्टर लेने हैं, तो शेल्टर्स की तरफ जाने और बंकर की तरफ जाने की वजह से जो पैनिक फैला है उसमें ज्यादातर जो है वो लोग इंजर्ड हुए हैं। तो अगर आप ये देखें तो ये पैनिक है ना, ये सोशल इंपैक्ट है इसका। ये सोशल इंपैक्ट का मतलब क्या है? अगर आप अपने कैपिटल के अंदर अपने लोगों को पैनिक जो है वो दे रहे हैं और लोगों को पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कहाँ किसकी फ्रंट के ऊपर लड़ेंगे? और उन फ्रंट के ऊपर लड़के आप क्या गेन करेंगे अगर आपका अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर नहीं रहेगा? तो अगर ऐसा है जैसा कि आपने बताया, तो एग्जैक्टली अनदर गेम चेंजर है। और ईरान ने उनको बता दिया है कि अगरचे हम इसको जो है वो सिविलियन के ऊपर यूज नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि आपकी ये वल्नरेबिलिटी कि आपके मौजूदा सिस्टम को हम हैक करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि इससे पहले खुद मैंने चूंकि इस पे वो वर्क किया, तो ईरान ने मुतअद्दिद मरतबा बाज जो ग्रुप्स हैं, जो हैकिंग ग्रुप्स हैं, तो उन्होंने बेन गुरियन एयरपोर्ट के सिस्टम को हैक किया, जिसकी वजह से कई दिन हजारों परवाजें जो है वो मुअत्तल, सैकड़ों परवाजें मुअत्तल रही और एयरपोर्ट जो है वो अनएक्टिव रहा। इसके अलावा उन्होंने उनके डिफेंस के बाद इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सिस्टम के अंदर जो है उसको हैक करके उनमें बहुत सारी चीजों को जो है ऑपरेशनलाइज कर दिया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर ईरान इस हद तक पेनिट्रेट कर चुका है, तो फिर ये वाली जो कैपेसिटी और जो इसराइल ने इन चंद दिनों के अंदर अपनी इस सलाहियत की बुनियाद के ऊपर एक प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की, वो भी नल एंड वाइड हो जाएगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अच्छा, ये मैं थोड़ा अपने नाजरीन के लिए थोड़ी कैपेबिलिटीज बताऊं दोनों की। अगर मुल्क को कंपेयर करें इसराइल और ईरान को, तो पॉपुलेशन के लिहाज से ईरान की तकरीबन 88.5 मिलियन बनती है, इसराइल 9.5 मिलियन के साथ है। अवेलेबल जो मैन पावर है, ईरान के पास 49 बिलियन है, इसराइल के पास 3.8 मिलियन है। जबकि जो फिट फॉर सर्विस है, ईरान के पास 41 मिलियन, इसराइल के बाद 3.1 मिलियन। एक्टिव पर्सनल ईरान के पास तकरीबन 6,10,000, इसराइल के पास 1,70,000। रिजर्व पर्सनल ईरान के पास तकरीबन 3.5 लाख, इसराइल के पास तकरीबन 4,65,000। डिफेंस बजट ईरान का 9.9 बिलियन डॉलर्स है, जबकि इसराइल का 24.4 बिलियन डॉलर्स है। अगर टोटल एयरक्राफ्ट देखें तो ईरान के पास 551 है, इसराइल के पास 612, और इसके साथ हेलीकॉप्टर्स देखें तो ईरान के पास 129 हैं, इसराइल के पास 146। टैंक्स ईरान के पास 1996, इसराइल के पास 1370। आर्मर्ड व्हीकल ईरान के पास 65,765, जबकि इसराइल के पास 43,407। और मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स ईरान के पास 775 हैं, इसराइल के पास सिर्फ 150 हैं। सब मेरीन्स ईरान के पास 19 हैं और इसराइल के पास तकरीबन 5 हैं। और फाइटर्स फ्रिगेट्स जो है ईरान के पास 7 हैं, इसराइल के पास एक भी नहीं है। और पेट्रोल वेसल्स ईरान के पास 21, इसराइल के पास 45। एयरपोर्ट्स ईरान के पास 319 है, इसराइल के पास 42। तो ये एक छोटी सी फिगर जो है नासिर साहब मैंने पेश की कि दोनों ममालिक का कैपेबिलिटीज क्या है। अच्छा, ये बताइएगा नासिर साहब कि इस जंग का क्या स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा पाकिस्तान और टर्की के ऊपर, चूंकि इस्लामी दुनिया में अब 2 मिलिट्री पावर्स रह गए। उसके बाद इजिप्ट को भी आप डाल लीजिए और इंडोनेशिया को, लेकिन प्रोमिनेंट पाकिस्तान और टर्की अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ती है, जिसका आपने जिक्र किया, टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉर होती है, कहा जा रहा है ना टैक्टिकल वेपन गालिबन यूज हुए हैं हसन नसरुल्लाह के ऊपर, इसलिए बिल्डिंग इवापोरेट्स हुई है। तो उस सूरत में आपको लगता है कि ये दोनों ममालिक को भी सिक्योरिटी अलार्म इनके यहाँ बजना शुरू हो जाएंगे और डायरेक्टली इनडायरेक्टली गालिबन इसका हिस्सा न बन जाए? डॉक्टर साहब देखें, बहुत वाजे तौर पे नेतन्याहू का इंटरव्यू मौजूद है। नेतन्याहू ने दो कंट्रीज को अपना स्ट्रेटेजिक एनिमी डिक्लेयर किया है, एक पाकिस्तान को और एक ईरान को। उसकी रीजन है, उनका रीजन ये है कि उनके अपने मिलिट्री डॉक्ट्राइन के अंदर किसी भी इस्लामिक कंट्री के पास एटमी सलाहियत नहीं है। लिहाजा आप जानते हैं कि उन्होंने लीबिया के साथ क्या किया है, आप जानते हैं कि उन्होंने इराक के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ क्या किया है, और आप जानते हैं कि रीजन के अंदर भी उन्होंने एक एनवायरनमेंट बनाया है कि सिवाय इसराइल के किसी और के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए।
तो उन्होंने खुद इंटरव्यू के अंदर, एक हेड ऑफ द स्टेट जो अपने आप को कहता है, तो उसने बहरहाल वाज़े तौर पे पाकिस्तान का नाम भी मेंशन किया है कि जिसने अपनी एटमी सलाहियत हासिल कर ली है, और ईरान का नाम मेंशन किया है जो ऑन द वे टू अचीव दैट कैपेसिटी है, फर्स्ट जो उसके अपने पर्सपेक्टिव में है। तो एनिमिटी इज क्लियर, नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या इस वक्त एक न्यूक्लियर वार इमिनेंट है और उसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट जो है वो हमारे रीजन तक पहुंचेगा? मैं समझता हूं कि कहना कबल अज़ वक्त होगा, शायद यहां अभी नहीं आ सकता, क्योंकि इसराइल जो है वो अभी पहले मरले में, इसराइल ने दूसरा फ्रंट अभी खोला था लेबनान का। उसने अभी अपनी एयर पावर के जरिए से बहरहाल हिजबुल्लाह की लीडरशिप को भारी नुकसान पहुंचाया और उनके टॉप लीडरशिप में मौजूद अहम लोगों को शहीद कर दिया। तो उसके बाद वो ये समझ रहा था कि ये थिंग्स आर ओके एंड इजी फॉर मी, और अब जो है वो आप ग्राउंड असॉल्ट जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड इन्वेजन के बगैर बहरहाल कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है। वो तो गजा में नहीं हो सकती है जो अंडर द सीज है, तो यहाँ तो लेबनान है। लिहाजा आप देखें 36 आवर लगे, और इसराइल की जो एक बहुत बड़ी एक्यूमुलेशन थी लेबनान बॉर्डर के ऊपर। मैं आज बीबीसी की लम्हा पलम रिपोर्टिंग देख रहा था, तो बीबीसी का रिपोर्टर कहता है कि 24 घंटे पहले यहाँ इन अबंडेंस थे मिलिट्री व्हीकल्स, मिरकावा टैंक्स और इसी तरीके से आर्मर्ड जो व्हीकल्स हैं, लेकिन 24 आवर के बाद अब उनकी तादाद जो है वो नंबर्ड रह गई है, और मेजोरिटी जो है वो वापस जा चुके हैं और बाकी वापस जा रहे हैं। तो उसने एक वर्डिंग कही है, ये बीबीसी की मैं बात कर रहा हूँ। उसने कहा महसूस ये होता है कि इनके लिए हिजबुल्लाह के स्ट्रांग होल्ड एरिया के नजदीक स्टेशन होना भी एक थ्रेट है, हालांकि उन्होंने ऑपरेशन यहां से करना है। तो वो कहता है कि यहाँ स्टेशन होना भी इनके लिए एक थ्रेट है, दैट्स व्हाई दे आर रिट्रीटिंग। तो मैं नहीं समझता हूं कि इसराइल, अगरचे जाहिर है वो अनअनाउंस्ड न्यूक्लियर पावर है और वो एक थ्रेट के तौर पे न्यूक्लियर लेवरेज को इस्तेमाल करते हैं, और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है वो भी तकरीबन इस वक्त अंडरस्टैंडेबल है कि इस वक्त मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, और उसका लिमिटेड यूज जो है वो भी शायद पॉसिबल है। लेकिन बहरहाल अब सिचुएशन ये है कि अभी पहले ऑन द ग्राउंड, चूंकि वो एक आपको सैयद हसन नसरुल्लाह की गुफ्तगू बहुत याद होगी। डेमोना का प्लांट है जो इसराइल का बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। सैयद हसन ने कहा था हमें आपका मुकाबला करने के लिए एटमी सलाहियत नहीं चाहिए, इसलिए कि जो आपका डेमोना है जब हम उसको हिट करेंगे तो वही आपका न्यूक्लियर जो है वो फेट का तयन करेगा। तो हमें क्यों बाहर से लेके आने की जरूरत है? तो इसराइल की अपनी वल्नरेबिलिटी, उसका जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की कमी और उसका जो साइज है, उसका साइज इतना छोटा है कि उसके लिए प्रैक्टिकली मैनेजेबल नहीं है कि वो किसी और के साथ जो है वो न्यूक्लियर इनिशिएटिव जो है वो ले और फिर जो है वो खुद जो है वो अपने आप को सेफ गार्ड कर सके। ये अच्छा नासिर भाई, प्रैक्टिकली ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की, डेमोना का और स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जो कमी है, ये बड़े दो इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटीज हैं इसराइल की। सिर्फ मुख्तसरन, चूंकि टाइम बहुत कम रह गया है, ये काइंडली बताइएगा कि पिछले दिनों रिपोर्ट हुआ था कि रशिया से ट्रांसपोर्ट तैयारे बहुत बड़ी तादाद में ईरान आ रहे हैं और उतर रहे हैं। तो क्या रशिया ने कोई हेल्प की है ईरान को, ये जो हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइल से जो अटैक हुआ है? तो क्या रशियंस साइबर अटैक भी हो रहा है? तो क्या पीछे रशियंस हेल्प नजर आ रही है आपको? देखिए डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल डिफरेंट बात कहूंगा। आपके इल्म में है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर इल्जाम लगाया और अभी ताज़ा सैंक्शंस भी लगाई हैं मसूद पज़ेश्कियान के आने के बाद, और वो ये है कि ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोवाइड किए हैं रशिया को, नंबर 1। इसी तरह शाहिद ड्रोन जो बड़ा सक्सेसफुल ड्रोन है, वो भी ईरान के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने प्रोवाइड किया है। हम अभी इसके ऊपर नहीं जाते कि सच है या दुरुस्त गलत है, लेकिन ये रियलिटी है कि इस वक्त ईरान एक प्रोड्यूसर के लेवल के ऊपर आ चुका है। और जो अल-फतह है जिसका तजर्बा वो पहले कर चुके हैं, ये हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक इस वक्त दुनिया में सिर्फ 4 या 5 कंट्री के पास, चाइना के पास है, रशिया के पास है, अमेरिका के पास है, ईरान के पास है, और शायद कोई एक आध और कंट्री जिसके पास हाइपरसोनिक, लेकिन हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम किसी के पास भी नहीं। शायद रशिया डिक्लेयर करता है उसका जो एवन गॉड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो कहता है कि ये हाइपरसोनिक को डिफेंड कर सकता है, बाकियों के पास ये है ही नहीं। तो ईरान के पास ये एडवांटेज अपनी सलाहियत की बुनियाद पे हासिल है। लेकिन जो दूसरा कनेक्शन है वो जरूर उसको मैं एस्टेब्लिश करना चाहूंगा या उसको बयान करना चाहूंगा, वो ये है कि जो चेंज है इस वक्त, शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, उसमें जाहिर है जो इनिशिएटिव जाता है या जो उसके बेनिफिशियरी हैं वो तो रूस और चाइना है, और ईरान उनके साथ खड़ा है। तो यकीनी तौर पे इनको ये अंदाजा है कि अगर ईरान जो है वो दरमियान से निकलता है, चूंकि ईरान है फ्रंट के ऊपर, अगर ईरान निकलता है तो उसका प्रेशर जो है वो मिलाकर चाइना और रशिया को बर्दाश्त करना पड़ेगा, और अमेरिकन हेजमोनिक पोजीशन इन द रीजन और स्ट्रेंथन हो जाएगी, और ये जो चेंज है ये स्लो हो जाएगा।
तो वो बड़े वाजे हैं कि ईरान जो है उसकी बैक के ऊपर वो खड़े हैं, और वो डिप्लोमेटिकली भी खड़े हैं, पॉलिटिकली भी खड़े हैं, और शायद इकोनॉमिक और दीगर टाइज में भी खड़े हों। सिक्योरिटी भी उनकी एक दूसरे के साथ यकीनी तौर पे S-300 S-400 की शक्ल में वो भी है, एक्सचेंज हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त ईरान की जो करंट मेरी नॉलेज में ईरान की मिसाइल पावर है, उसमें ईरान को किसी और मुल्क की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल आप कह लें कि सेल्फ सफिशिएंट है इस मैटर में। ठीक है नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने नासिर शिराजी साहब की गुफ्तगू सुनी, बड़ी मुदल्लल थी और जो फैक्ट्स है उन्होंने आपके सामने रखे। स्टोरीज अभी डेवलप हो रही हैं, देखें क्या इसराइल उसको रिटेलिएट करता है, और रिटेलिएट करता है तो फिर ईरान उसका किस तरह से जवाब देता है। सीरिया से क्या जवाब आता है, हिजबुल्लाह से क्या आता है, अंसारुल्लाह से क्या आता है, अशद शैबी से क्या आता है, यूएस का क्या इस पर रिस्पॉन्स रहेगा। लेकिन आज का ये जो तज्जिया है मुख्तसर, ये आपके सामने पेश है। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।